तो और भाई मेरे पाइनएप्पल क्या हालचाल, बड़े दिनों बाद मिल रहे हैं ना। तो चलो जल्दी से आज वेक्टर्स की एक्सरसाइजेस शुरू करते हैं और फटाफट कॉपी पेन निकालो क्योंकि हम मैथ साथ में करते हैं और मैं भाषण बिल्कुल भी नहीं देता। ठीक है, तो जल्दी जल्दी करते हैं, शुरू करते हैं। आज हम करेंगे वेक्टर के ज़्यादा से ज़्यादा एक्सरसाइज पूरी करने की कोशिश करेंगे और अभी इस वीडियोस में, कुछ वीडियोस में ही मैं सारे वेक्टर्स की एक्सरसाइजेस पूरी कर दूंगा। ठीक है, तो जल्दी से शुरू करते हैं। एक्सरसाइज 10.1। ठीक है, हमारे पास पहला क्वेश्चन देखते हैं। पहला क्वेश्चन हमारे पास आता है, रिप्रेजेंट ग्राफिकली अ डिस्प्लेसमेंट ऑफ 40 किलोमीटर 30 डिग्री ईस्ट ऑफ नॉर्थ। ओके, इसमें तो सिर्फ डायग्राम बनाना है। क्या कह रहा है कि 30 डिग्री ईस्ट ऑफ नॉर्थ। सबसे पहले तो आपको पता होना चाहिए कि नॉर्थ साउथ ईस्ट वेस्ट कहाँ होता है। ये तो पता ही होता है सबको, है ना। और मेरे पाइनएप्पल तो समझदार है, उन सबको तो पता ही है। नॉर्थ यहाँ पे, साउथ यहाँ पे, ईस्ट यहाँ पे और वेस्ट यहाँ पे। ठीक है, अब हमसे क्या कहना चाह रहा है वो क्वेश्चन, हमसे कहना चाह रहा है 30 डिग्री ईस्ट ऑफ नॉर्थ, मतलब नॉर्थ के 30 डिग्री, नॉर्थ से 30। ठीक है, 30 डिग्री यहाँ पे आएगा क्योंकि नॉर्थ से ईस्ट बोल रहा है, तो 30 डिग्री ईस्ट ऑफ नॉर्थ। कितना डिस्प्लेसमेंट हुआ उसका? 40 का हुआ। ठीक है, कितना डिस्प्लेसमेंट हुआ? 40 का हुआ। अगर इसको ओपी मान लें तो हमारा जो ओपी रिक्वायर्ड वेक्टर हो गया। ठीक है, ये जो हो गया हमारा ओपी वेक्टर इज द रिक्वायर्ड वेक्टर। ठीक है जी, तो ये क्वेश्चन तो इजी था, इस क्वेश्चन में तो कोई खास दिक्कत थी ही नहीं। ठीक है जी, चलो नेक्स्ट चलते हैं। फटाफट कोशिश करेंगे कि जल्दी से जल्दी सारी एक्सरसाइज पूरी हो जाए, सारी जितने मैक्सिमम क्वेश्चन कर पाए हम कर पाएंगे। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 2। ओके, तो क्वेश्चन नंबर 2 क्या कह रहा है? क्लासीफाई द फॉलोइंग एज स्केलर्स और वेक्टर्स। अब ये तो आसान है। 10 kg क्या हो गया? 10 kg एक स्केलर क्वांटिटी हो गई। ठीक है, मेरा थोड़ा सा नेट स्लो है, वहाँ पे खुल नहीं रहा है, 1 मिनट। हाँ, तो सेकंड क्वेश्चन कह रहा है हमारे पास कि क्लासीफाई द फॉलोइंग मेजर्स एज स्केलर्स और वेक्टर्स। तो देखो, पहला 10 kg, 10 kg क्या है? हमारे पास स्केलर होगा। फिर सेकंड हमारे पास ये स्केलर है। सेकंड हमारे पास क्या है? 2 मीटर नॉर्थ वेस्ट, 2 मीटर नॉर्थ वेस्ट। ये हमारे पास देखने से ही पता चल रहा है कि ये वेक्टर क्वांटिटी है क्योंकि 2 मीटर भी है, मैग्नीट्यूड भी, और नॉर्थ का डायरेक्शन भी है ना। फिर हमें देखना पता चलेगा, अगर फिर हम देखें तो हमारे पास क्या है, फिर है 40 डिग्री। तो इसमें सिर्फ डिग्री है, इसमें सिर्फ डायरेक्शन। इसमें क्या है, ये कौन सी डायरेक्शन होगी? इसमें सिर्फ वैल्यू है, तो ये स्केलर हो गया। 40 डिग्री कहाँ पे, ये नहीं बताया। फिर 40 वॉट। पावर, पावर क्या होती है? पावर इज़ अ वेक्टर क्वांटिटी और अ स्केलर क्वांटिटी, बताओ। यस, पावर इज़ अ स्केलर क्वांटिटी। सही जवाब। अरे बड़े समझदार है, सारे पाइनएप्पल बड़े समझदार हैं। ठीक है, फिर 10 की पावर -19 कूलम। अब मैथ्स में भी फिजिक्स घुसेड़ देते हैं लोग, ये तो। 10 टू द पावर -19 कूलम, स्केलर। कूलम क्या होता है? चार्ज की यूनिट होती है। फिर 6 20 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर, क्या है ये? एक्सेलरेशन है। एक्सेलरेशन इज़ अ वेक्टर क्वांटिटी। ठीक है, इतना समझ आया, यहाँ तक तो कोई प्रॉब्लम होगी ही नहीं। फिर नेक्स्ट क्वेश्चन भी यही है, क्लासीफाई द फॉलोइंग एज वेक्टर और स्केलर क्वांटिटीज़। तो टाइम पीरियड एक स्केलर होता है, डिस्टेंस स्केलर होता है, फोर्स वेक्टर क्वांटिटी होती है, वेलोसिटी भी वेक्टर क्वांटिटी होती है, और वर्क डन स्केलर होता है। ठीक है, ये ध्यान रखने वाली बात है कि वर्क डन स्केलर होता है। अब जितने भी मेरे साइंस वाले बच्चे हैं, देखो जितने मेरे पाइनएप्पल है साइंस वाले, उनको तो आता होगा ये सब, उनकी वेक्टर और स्केलर। जितने भी कॉमर्स वाले हैं तो बस ये याद कर लेना कि वैसे तुमसे कोई पूछेगा भी नहीं वैसे। ठीक है, तो बस एक याद कर लेना, फटाफट खत्म कर देना इसको, कोई दिक्कत नहीं है ऐसे। चलो नेक्स्ट पढ़ेंगे क्वेश्चन नंबर 4। आइडेंटिफाई द फॉलोइंग वेक्टर्स एज कोइनिशियल, इक्वल और कोलिनियर। ओके, क्वेश्चन नंबर 4 ड्रॉ कर लेते हैं पहले। ठीक है, तो हमें बनाना है एक, ये यहाँ से यहाँ जा रहा है, ये बड़े ध्यान से बनाना है, ये यहाँ से आ जाना है क्योंकि हम ये डायरेक्शन देख के ही बताएंगे कि कोलिनियर है या नहीं है, क्या है। ठीक है, ये यहाँ से यहाँ जा रहा है, तो ये डी वेक्टर, ये ए वेक्टर, ये बी वेक्टर और ये सी वेक्टर। ठीक ठीक है, तो अब सबसे पहले हमसे क्या पूछ रहा है? सबसे पहले हमसे पूछ रहा है को इनिशियल। तो याद करो, मैंने इंट्रोडक्शन वीडियो में तुम्हें क्या बताया था? को इनिशियल वो होता है जिसमें स्टार्टिंग पॉइंट सेम हो, जिसमें स्टार्टिंग पॉइंट क्या हो? सेम हो। यानी एक चीज़ और याद रख सकते हैं, टेल टू टेल जुड़ रही हो। ठीक है, वैसे मैंने ये
अलग सर से सीखा था, अलग सर इसको बोलते थे ताल से ताल मिल रहा हो, ठीक है, जैसे टेल टू टेल है, अलग सर कहते थे ताल से ताल। तो देखो हम एज अ टीचर भी उनसे सीखते हैं, वो बहुत अच्छे एक इंस्पिरेशनल रोल मॉडल है हम सबके लिए, ठीक है। तो जैसे अलग सर कहते हैं ताल से ताल मिल रहा है, तो अगर जिसमें भी देखो ताल से ताल मिल जाए, ताल से ताल मिल जाए, तो उसे हम को इनिशियल कहते हैं। तो देखो यहाँ पे देखो, इस वाले पॉइंट पे देखो, एक ए वेक्टर तुम देख पा रहे हो, ए वेक्टर और डी वेक्टर, ए वेक्टर और डी वेक्टर की दोनों की टेल कहाँ है, इस पॉइंट पे है। ए वेक्टर और डी वेक्टर दोनों की टेल कहाँ है, इस पॉइंट पे है। तो इसलिए कोइनिशियल जो वेक्टर होंगे वो ए वेक्टर एंड डी वेक्टर आर कोइनिशियल, जिसमें ताल से ताल, ये टेल से टेल मिल जाए, ठीक है, जिनकी दोनों की पूछें आपस में मिल जाए। नेक्स्ट सेकेंड इज इक्वल वेक्टर। अब इक्वल वो होता है, इक्वल वो वेक्टर होता है जिसका मैग्नीट्यूड भी सेम हो और जिसकी डायरेक्शन भी सेम हो, मतलब दोनों जा भी एक जगह पे रहे और दोनों की वो भी सेम है, मैग्नीट्यूड भी सेम है। तो देखो इस वाले ट्राइंगल, इस वाले जो रेक्टेंगल हमने बनाया है, इसमें डी और बी दोनों की वैल्यू सेम है और दोनों की डायरेक्शन भी एक तरफ है, दोनों नीचे की तरफ आ रहे हैं, है ना, दोनों बराबर है और दोनों नीचे की तरफ आ रहे हैं। तो जो इक्वल हो गए वो कौन हो गए, डी एंड बी वेक्टर आर इक्वल वेक्टर। और तीसरा कोलीनियर। अब कोलीनियर वो वेक्टर होता है, कोलीनियर वो वेक्टर होता है जो कि किसी लाइन से पैरेलल हो, मतलब आपस में पैरेलल हो, बट मे और मे नॉट उनकी डायरेक्शन सेम ना हो, ठीक है। हमसे बोल भी रखा है कि कोलीनियर हो बट नॉट इक्वल, कोलीनियर तो होना चाहिए बट इक्वल नहीं होना चाहिए। तो ऐसा कौन सा वेक्टर है जो पैरेलल तो है लेकिन दोनों की डायरेक्शन ऑपोजिट है। करेक्ट, बिल्कुल सही जवाब। ये देखो ए और सी पैरेलल तो है लेकिन एक की डायरेक्शन लेफ्ट साइड पे है तो दूसरी की डायरेक्शन राइट साइड पे है, तो ए एंड सी आर कोलीनियर, ठीक है। तो कोइनिशियल क्या था, जिसमें ताल से ताल मिले, इक्वल क्या था जिसमें डायरेक्शन भी सेम हो और मैग्नीट्यूड भी सेम हो, और कोलिनियर क्या था जो पैरेलल हो एक दूसरे से बट डायरेक्शन इक्वल ना हो, ठीक है। और लास्ट वाला हमारा क्वेश्चन है ट्रू और फॉल्स का क्वेश्चन है। अब हमसे ट्रू और फॉल्स में पूछ रहे हैं ए एंड माइनस ए आर कोलिनियर। हाँ बिल्कुल हो सकते हैं, ए और माइनस ए कोलिनियर बिल्कुल हो सकते हैं जी, ठीक है। क्यों, ए एंड माइनस ए ऐसे जा रहा है और माइनस ए ऐसे जा रहा है, तो हुए ना कोलिनियर, क्योंकि पैरेलल तो है ही, तो ये क्या है, ट्रू है। फिर हमसे पूछ रहे हैं टू कोलिनियर वेक्टर्स आर ऑलवेज इक्वल इन मैग्नीट्यूड। दो कोलिनियर वेक्टर हमेशा मैग्नीट्यूड में इक्वल होंगे, ज़रूरी नहीं है ऐसा। एक ये बड़ा वेक्टर है, एक ये बड़ा वेक्टर है, मान लो कोई सा भी वेक्टर है, बड़ा वेक्टर है बी, एक ही छोटा वेक्टर है सी वेक्टर, है तो पैरेलल ना, है तो कोलिनियर बट इक्वल नहीं है, दोनों के मैग्नीट्यूड सेम नहीं है, बस इसलिए फॉल्स स्टेटमेंट थी सेकंड वाली। थर्ड स्टेटमेंट क्या कह रही है, थर्ड स्टेटमेंट कह रही है टू वेक्टर्स हैविंग सेम मैग्नीट्यूड आर कोलिनियर। दोनों का मैग्नीट्यूड सेम हो, ज़रूरी नहीं है। देखो ये सेकंड स्टेटमेंट थी, ये फर्स्ट स्टेटमेंट थी। थर्ड स्टेटमेंट में कि दो वेक्टर है, दोनों का मैग्नीट्यूड सेम है, मैंने जितनी हो सके कोशिश करी है कि दोनों का मैग्नीट्यूड में सेम बनाऊँ। ये दोनों लाइन मेरे हिसाब से छोटी बड़ी नहीं है, दोनों हिसाब लाइन सेम साइज़ की है, ठीक है। लेकिन क्या दोनों की डायरेक्शन सेम है, नहीं, दोनों पैरेलल है, नहीं है दोनों पैरेलल, तो ये कोलिनियर नहीं है, ये कोलिनियर नहीं हो सकते, तो ये स्टेटमेंट भी फॉल्स हो गई, ठीक है। नेक्स्ट वाली स्टेटमेंट टू कोलिनियर वेक्टर्स हैविंग द सेम मैग्नीट्यूड आर इक्वल। दो कोलिनियर वेक्टर है और दोनों का मैग्नीट्यूड सेम है, तो क्या वो इक्वल होंगे, ऐसे अभी जस्ट हमने पीछे किया कि दो कोलिनियर वेक्टर हैं, सेम मैग्नीट्यूड है बट डायरेक्शन अलग है, बट क्या है, डायरेक्शन अलग है, इस वजह से ये स्टेटमेंट भी फॉल्स हो जाएगा, ठीक है। ये स्टेटमेंट भी क्या हो जाएगा, फॉल्स हो जाएगा कि दो कोलिनियर वेक्टर हमेशा इक्वल होंगे, ज़रूरी नहीं है। कोलिनियर है तो इक्वल तभी होगा जब डायरेक्शन सेम होगी, ठीक है। देखो फर्स्ट एक्सरसाइज कितनी जल्दी जल्दी फटाफट पूरी हो गई। अब सेकंड एक्सरसाइज पे चलते हैं हम फटाक से, ठीक है। सेकंड एक्सरसाइज पे आए हम। अब सेकंड एक्सरसाइज हमारे पास किसकी है, वेक्टर एडिशन मल्टीप्लिकेशन, मतलब एडिशन की होगी आई गेस, देखते हैं फटाफट। तो ये आ गए हम हमारी सेकंड एक्सरसाइज पे, ठीक है। तो सेकंड एक्सरसाइज शुरू करते हैं अब, चलो जी। एक्सरसाइज 10.2 क्वेश्चन नंबर 1। पहला क्वेश्चन क्या कह रहा है, कंप्यूट द मैग्नीट्यूड ऑफ द फॉलोइंग वेक्टर्स। मैं तुम्हें कोई सी एक का निकाल के दिखा देता हूँ, बाकी के तुम निकाल सकते हो।
सबसे जैसे ए का निकाल के दिखाते थे, आई प्लस जे प्लस के, क्या है ए, आई प्लस जे प्लस के, ठीक है। तो इसकी जनरल फॉर्म क्या होती है, जनरल फॉर्म होती है एक्स आई कैप प्लस वाई जे कैप प्लस जेड के कैप। तो यानी बेटा एक्स वाई की वैल्यू क्या हुई, एक्स की वैल्यू 1, वाई की वैल्यू 1 और जेड की वैल्यू भी 1 हो गई। और मैग्नीट्यूड का फॉर्मूला क्या होता है, मैग्नीट्यूड का फॉर्मूला होता है एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर प्लस जेड स्क्वायर का होल अंडर रूट, ठीक है। तो क्या आया, 1 प्लस 1 स्क्वायर 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 का होल अंडर रूट, विच विल बी इक्वल्स टू रूट 3। क्या निकालना था, मैग्नीट्यूड निकालना था ना, निकाल दिया जी, ठीक है। चलो एक पार्ट और कर देते हैं, सी वाला पार्ट और कर देते हैं। सी वेक्टर, ये फर्स्ट पार्ट करा मैंने, ये थर्ड पार्ट कर रहा हूँ मैं। सेकेंड पार्ट में जो x होगा वो 2 होगा, जो y होगा वो -7 होगा और जो z होगा वो -3 होगा। अब उनका स्क्वायरिंग करोगे तो ऑब्वियसली प्लस नंबर ही आएगा, यानी 2 का स्क्वायर प्लस 7 का स्क्वायर -3 का स्क्वायर, ठीक है। तो हमारे पास 4 प्लस 49 प्लस 9, 4 प्लस 49 प्लस 9, ऐड करने पे कितना आएगा ये बताओ, ऐड करने पे ये आएगा 62, तो रूट 62 आंसर हो जाएगा। और देख लेना अगर बाहर कुछ आ सकता होगा तो आ जाएगा, नहीं तो रूट 62 ही आंसर होगा उसका, ठीक है। मैं थर्ड वाला कर देता हूँ, 1/√3 आई कैप प्लस 1/√3 जे कैप प्लस 1/√3 के कैप। अब मुझे पता है इतना तो मेरे पाइनएप्पल समझदार है कि बार बार एक्स वाई जेड लिखना नहीं पड़ेगा मुझे कि एक्स वाई जेड कौन कौन से हैं इसमें, एक्स वाई जेड 1/√3 1/√3 और -1/√3 है। तो डायरेक्ट मैग्नीट्यूड निकालते हैं, यह आएगा मेरे पास 1/√3 का स्क्वायर प्लस 1/√3 का स्क्वायर प्लस -1/√3 का स्क्वायर, विच विल बी इक्वल्स टू 1/3 प्लस 1/3 प्लस 1/3 विच विल बी इक्वल्स टू √1 विच विल बी इक्वल्स टू 1। तो इसका मैग्नीट्यूड क्या आ रहा है, 1 आ रहा है। अच्छा, अब अगर जिसका मैग्नीट्यूड 1 आ जाए ना, जिस किसी का मैग्नीट्यूड क्या आ जाए, जिस किसी का भी मैग्नीट्यूड अगर 1 आ जाए तो वो वेक्टर यूनिट वेक्टर होता है। यानी ये जो वेक्टर है, जो सी वेक्टर हमें गिवन है, ये एक्चुअली में सी कैप गिवन है। क्या गिवन है हमें एक्चुअली में, सी कैप, क्योंकि इसका मैग्नीट्यूड 1 है, ठीक है। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। राइट 2 डिफरेंट वेक्टर्स हैविंग सेम मैग्नीट्यूड। ओके जी, 2 वेक्टर लिखने हैं जिनका मैग्नीट्यूड क्या हो, सेम हो। कोई भी अपने मन से 2 वेक्टर लिख सकते हैं हम, कोई भी कैसे भी अपने मन से लिख सकते हैं, तुम खुद से भी सोच सकते हो अपने मन से, कोई दिक्कत नहीं है। कोई से भी 2 वेक्टर लिख दो, जैसे ए वेक्टर लिख दिया मैंने आई प्लस जे प्लस के वेक्टर, एक वेक्टर मैंने ये लिख दिया, और बी वेक्टर लिख दिया मैंने आई प्लस जे माइनस के वेक्टर। कहीं भी तुम माइनस कर सकते हो, कोई दिक्कत नहीं है, बस जो एक्स वाई जेड होता है ना, एक्स वाई जेड की वैल्यू सेम होनी चाहिए, मैग्नीट्यूड वाली वैल्यू सेम होनी चाहिए, प्लस माइनस कुछ भी कर सकते हैं, बस मैग्नीट्यूड सेम आएगा, डायरेक्शन अलग हो जाएगी, ठीक है। ये 2 वेक्टर हो गए, 2 अलग अलग वेक्टर क्यों हो गए, क्योंकि डायरेक्शन अलग है, डायरेक्शन अलग है लेकिन मैग्नीट्यूड दोनों का सेम आएगा, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 3, राइट 2 डिफरेंट वेक्टर्स हैविंग सेम डायरेक्शन। ओके जी, डायरेक्शन सेम होनी चाहिए, यानी इसी से सेम एग्जांपल दे देते हैं, आई प्लस जे प्लस के, और बी वेक्टर क्या हो जाएगा 2i प्लस 2j प्लस 2k। कोई भी नंबर मल्टीप्लाई कर दो, कोई भी नंबर मल्टीप्लाई कर दो, कोई दिक्कत नहीं आएगी, ठीक है। तो देखो डायरेक्शन सेम है लेकिन मैग्नीट्यूड अलग आएगा, ठीक है। ये थोड़ा बड़ा है, ये तो छोटा है, बस इसका ही फर्क है, डायरेक्शन दोनों की सेम है। नेक्स्ट क्वेश्चन जी, 4th क्वेश्चन, क्या कहना चाह रहा है, फाइंड द वैल्यू ऑफ एक्स एंड वाई सो दैट द वेक्टर्स आर इक्वल। अच्छा जी, इक्वल वेक्टर्स क्या होते हैं, इक्वल वेक्टर्स वो होते हैं जो आपस में बिल्कुल ही सेम हो जाए। इक्वल वेक्टर्स वो होते हैं जो आपस में क्या हो जाए, बिल्कुल सेम हो जाए। यानी अब देखो, मुझे i को मैं i से कंपेयर करूंगा, j को मैं j से कंपेयर करूंगा, तो x की वैल्यू तो हो गई 2, y की वैल्यू हो गई 3, इजी। नेक्स्ट 5th, फाइंड द स्केलर एंड वेक्टर कंपोनेंट्स ऑफ द वेक्टर विद इनिशियल पॉइंट्स 2,1 एंड टर्मिनल पॉइंट्स -5,7। अच्छा, अब हमें 2 पॉइंट्स दिए हुए हैं 2,1 और -5,7, यानी ये मुझे दिया हुआ है x1 y1 और ये मुझे दिया हुआ है x2 y2। अब तुम याद करो, मैंने x1 y1 और x2 y2 का भी एक फॉर्मूला लिखवाया हुआ है, x2 माइनस x1 i कैप प्लस y2 माइनस y1 j कैप, है ना। हम वेक्टर फॉर्मूला ऐसे निकाल लेते हैं जब हमें पॉइंट्स दिए होते हैं, तो हम माइनस करेंगे -5 -1 -2, -5 -2 i कैप प्लस 7 -1 j कैप -7 i कैप प्लस 6 j कैप, ठीक है। तो मेरे पास स्केलर कंपोनेंट्स, स्केलर कंपोनेंट कौन कौन से हुए,
-7 और 6 हुआ, सिर्फ नंबर कंसीडर करते हैं स्केलर में, और वेक्टर कंपोनेंट कौन से हुए, -7i, 6j। ठीक है, डायरेक्शन भी कंसीडर कर लेते हैं वेक्टर कंपोनेंट में। ठीक है जी, देखो पहले तो 2 पॉइंट गिवन थे, तो 2 पॉइंट का फॉर्मूला होता है x2 - x1 i प्लस y2 - y1 j कैप। हमने उससे वेक्टर निकाला, एक वेक्टर में उसका स्केलर उसके नंबर होता है सिर्फ, और वेक्टर इंडिविजुअल वो होते हैं i और j कैप की वैल्यूज़। ठीक है, ओके जी, नेक्स्ट पढ़े, आगे बढ़े, चलो आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट हमारे पास है क्या है, नेक्स्ट हमारे पास है क्वेश्चन नंबर 6। फटाफट करेंगे, देखो सारे क्वेश्चन कर लेंगे, फटाफट कर लेंगे, जितने भी हैं जल्दी से हो जाएंगे। फाइंड द सम ऑफ द वेक्टर्स। अच्छा जी, 3 वेक्टर दे रखे हैं, सम निकालना है। a i - 2j प्लस k, b - 2i प्लस 4j प्लस 5k। देखो अगर मेरे से कॉपी करने में कोई दिक्कत हो जाए ना, तो वो ध्यान रख लेना कि अगर मैं शायद कॉपी करते करते कुछ गलत कर दूँ, तो उतना तो तुम समझदार हो कि मेरी एरर्स को भी तुम सही कर दोगे, जो मैं गलतियाँ करता हूँ उसको भी तुम सही कर दोगे, है ना। बस बिल्कुल बढ़िया, ऐसे ही चलते रहना। अब इसको हमें क्या करना है, बस इसको हमें ऐड करना है, एडिंग द वेक्टर्स बोल रहा है ना, ऐड द सम। तो ऐड कर लेते हैं, तो इसका जो रिजल्टेंट वेक्टर होगा ऐड करने पर, सारे आई को ऐड करो, जे को ऐड करो, और के को ऐड करो। आपस में नहीं ऐड होते ये, आई वाले आई से ऐड होते हैं, जे वाले जे से होते हैं, के वाले के से होते हैं, उनका आगे का नंबर होता है। अब आई के आगे कुछ नहीं है तो 1 है, तो 1 + 1 - 2 क्या हुआ, 1 + 1 - 2, यही है ना, 1 + 1 - 2 कितना आएगा, 0, तो 0 आई कैप, मतलब एक्स एक्सिस में नहीं होगा उसका रिजल्टेंट। फिर इसका आंसर क्या आएगा, इसका आंसर आएगा -2 - 6 + 4 -8 + 4 - 4 जे कैप, और फिर इसका क्या होगा, 1 + 5 - 7 यानी -k कैप। ठीक है जी, तो इसका फाइनल आंसर, रिजल्टेंट का फाइनल आंसर क्या बना, -4j कैप -k कैप। ठीक है, नेक्स्ट चलते हैं, क्वेश्चन नंबर 7 हमसे यूनिट वेक्टर निकालने को बोल रहा है। अब यूनिट वेक्टर क्या होता था, यूनिट वेक्टर वो वेक्टर होता था जिसका मैग्नीट्यूड 1 हो, शाबाश। और यूनिट वेक्टर का फॉर्मूला, यूनिट वेक्टर का फॉर्मूला होता है ए वेक्टर डिवाइड बाई ए वेक्टर का मैग्नीट्यूड। तो इसका मैग्नीट्यूड निकालना है बेसिकली, ए वेक्टर का मैग्नीट्यूड क्या हो जाएगा, एक्स वाई जेड की वैल्यू 1 1 2 है ना, तो 1 का स्क्वायर प्लस 1 का स्क्वायर प्लस 2 का स्क्वायर। देखो आई के आगे 1 है, जेड के आगे भी 1 है, और सॉरी जे के आगे भी 1 है, और के आगे भी 2 है। तो x की वैल्यू हो गई 1, y की वैल्यू हो गई 1, और z की वैल्यू क्या हो गई 2। तो 1 का स्क्वायर प्लस 1 का स्क्वायर प्लस 2 का स्क्वायर, तो 1 + 1 + 4 दैट इज √6, है ना। अब √6 को बेसिकली इस पूरे वेक्टर से डिवाइड कर दो, तो a कैप विल बी इक्वल्स टू i अपॉन √6 प्लस j अपॉन √6 प्लस 2 अपॉन √6। ठीक है, बस डिवाइड करके लिख देना होता है, ऐसे रैशनलाइज करने की भी जरूरत नहीं है, डिवाइड करके लिख तो छोड़ दो, बस हो गया। ठीक है जी, ठीक है, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन पूछ रहा है, फाइंड द यूनिट वेक्टर इन द डायरेक्शन ऑफ वेक्टर पी क्यू वेयर पी क्यू आर द पॉइंट्स दिस एंड दिस। ओके जी, अगले पेज पे करेंगे। हमें इसमें क्या दिया हुआ है, हमें इसमें 3 पॉइंट्स दिए हुए हैं। क्वेश्चन नंबर 8 में हमें एक पी पॉइंट दिया हुआ है, क्या दिया हुआ है 1, 2, 3, और एक क्यू पॉइंट दिया हुआ है, क्या दिया हुआ है 4, 5, 6। अब पहले तो हमें पी क्यू वेक्टर निकालना है। ठीक है, पी क्यू वेक्टर क्या होगा, पी क्यू वेक्टर विल बी इक्वल्स टू वही सेम, ये x1 ये y1 ये z1 ये x2 ये y2 ये z2। तो x2 - x1 i कैप प्लस y2 - y1 j कैप प्लस z2 - z1 k कैप। ठीक है, ये होगा, पुट कर देते हैं, 4 - 1 3 i कैप, 5 - 2 3 j कैप, 6 - 3 3 k कैप। तो ये मेरे पास आ गया पी क्यू वेक्टर। अब मुझे क्या निकालना है, एक ऐसा यूनिट वेक्टर जो इसी की डायरेक्शन में हो। बेसिकली इसका मतलब ये है, देखो कह रहा है ना, फाइंड द यूनिट वेक्टर इन द डायरेक्शन ऑफ पी क्यू वेक्टर। इसका सिंपल सा मतलब ये है कि पी क्यू वेक्टर का यूनिट वेक्टर निकाल दो। ठीक है, पी क्यू वेक्टर का क्या निकाल दो, यूनिट वेक्टर। तो उसके लिए सबसे पहले हमें मैग्नीट्यूड निकालना पड़ेगा इसका, जो कि क्या आएगा 3 का स्क्वायर प्लस 3 का स्क्वायर प्लस 3 का स्क्वायर का होल अंडर रूट, विच इज इक्वल्स टू 9 + 9 + 9 दैट इज 27 होल अंडर रूट। बाहर आ रहा है इसमें से, 27 में से बाहर आ जाएगा, हाँ बिल्कुल बाहर आ जाएगा। क्या बाहर आएगा,
क्या बार आएगा सर? 3√3 हो जाएगा ये। क्या हो जाएगा ये? 3√3। बस अब इससे डिवाइड कर दो हर एक को। तो पी क्यू वेक्टर का जो यूनिट वेक्टर होगा, पी क्यू यूनिट वेक्टर विल बी इक्वल्स टू 3/3√3 आई कैप प्लस 3/3√3 जे कैप प्लस 3/3√3 के कैप। काटा 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 1/√3 आई कैप प्लस 1/√3 जे कैप प्लस 1/√3 के कैप। हो गया आंसर। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 9th क्वेश्चन क्या कह रहा है? फॉर गिवन वेक्टर्स दिस फाइंड अ यूनिट वेक्टर इन द डायरेक्शन ऑफ वेक्टर a प्लस b। अच्छा, तो पहले a वेक्टर देख लेते हैं 2i माइनस जे प्लस 2k, और b वेक्टर देख लेते हैं माइनस आई प्लस जे माइनस के। मैं देखो बार बार कह रहा हूँ कि कभी कभी ग्रुप में प्रिंटिंग एरर भी होता है, तो अगर मैं प्लस माइनस की गलती ले लूँ तो माइंड मत करना, खुद से सॉल्व कर लेना उस चीज़ को। ठीक है, तो अगर इसको ऐड करेंगे तो क्या होगा? इसको 2 - 1 इज़ 1 आई कैप माइनस जे प्लस, देखो यहाँ पे -1 है, यहाँ पे +1 है तो 0 जे कैप, और यहाँ पे करेंगे तो वापस से +1 कैप। तो आंसर आएगा आई कैप प्लस के कैप। ठीक है, दोनों का प्लस का आंसर क्या आया? आई कैप प्लस के कैप। अब इसका मैग्नीट्यूड निकाल लेंगे। ठीक है, इसका मैग्नीट्यूड निकाल लेंगे। अब इसमें जे वाला कंपोनेंट तो है नहीं, तो कोई बात नहीं, हम सिर्फ इसको और इसका स्क्वायर करेंगे। तो 1 का स्क्वायर प्लस 1 का स्क्वायर विच इज़ √2। ठीक है, तो हमारे पास जो फाइनल ए वेक्टर प्लस बी वेक्टर का कैप वाला वेक्टर हो जाएगा, यूनिट वेक्टर जो हो जाएगा वो क्या हो जाएगा? वो हो जाएगा I/√2 प्लस K/√2। ठीक है, ओके। क्या किया? इन दोनों को ऐड किया, ऐड कर दिया, दोनों का मैग्नीट्यूड निकाल दिया, मैग्नीट्यूड निकाल दिया। यूनिट वेक्टर पूछ रहा था, बस डिवाइड कर देंगे। फॉर्मूला लिखना ज़रूरी होता है तो फॉर्मूला लिखते रहना, ठीक है ना, हमेशा फॉर्मूला मिस मत करना। चलो जी, नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 10। फटाफट करेंगे, सारे क्वेश्चन कर लेंगे यार, हो जाएंगे और 5 मिनट हो जाएंगे। फाइंड अ वेक्टर इन द डायरेक्शन ऑफ वेक्टर दिस विच हैज अ मैग्नीट्यूड 8। अच्छा, कभी भी तुमसे कोई अलग तरीके का मैग्नीट्यूड निकालने को पूछे तो सबसे पहला काम यूनिट वेक्टर निकाल लो। ठीक है, क्योंकि यूनिट वेक्टर का मैग्नीट्यूड क्या होता है? यूनिट वेक्टर का मैग्नीट्यूड 1 होता है। जो भी यूनिट वेक्टर आए, तुमसे क्या बोल रहा है? 8 का मैग्नीट्यूड बोल रहा है ना, 8 मल्टीप्लाई कर देना। देखो कैसे। तो हमें एक वेक्टर दिया है उसने, ए वेक्टर इक्वल्स टू 5i माइनस जे प्लस 2k। ठीक है, अब इसका सबसे पहले मैग्नीट्यूड निकाल लो। 5 का स्क्वायर प्लस 1 का स्क्वायर प्लस 2 का स्क्वायर का होल अंडर रूट विच इज इक्वल्स टू 25 प्लस 1 प्लस 4 विच इज इक्वल्स टू 30। कुछ बाहर आएगा? नहीं बाहर आएगा, तो 30 ही रह जाएगा। ठीक, √30 आया। अब इसका वेक्टर निकाल लेंगे, तो इसका जो कैप निकाल लेंगे, इसका ए कैप निकाल लेंगे। ए कैप आएगा, इसको सबसे डिवाइड कर देंगे, -1/√30 जे कैप प्लस 2/√30 के कैप। ठीक है, इतना आ गया ना। अब क्या बोल रहा है? इसका जो मैग्नीट्यूड होगा 1 होगा। अब इसका जो मैग्नीट्यूड तुम करोगे तो इसका मैग्नीट्यूड क्या होगा? 1 होगा। ठीक है, होगा ही होगा, करके देख लेना चाहे तो होगा ही होगा। इस पूरे इस वाले का मैग्नीट्यूड 1 होगा। अब तुम इसमें क्या कर दो? बस 8 मल्टीप्लाई कर दो। क्या कर दो? बस 8 मल्टीप्लाई कर दो, तो तुम्हारे पास क्या आ जाएगा? एक ऐसा यूनिट वेक्टर आ जाएगा, एक ऐसा वेक्टर आ जाएगा जो कि जिसका मैग्नीट्यूड क्या होगा? 8 होगा। 16। ठीक है, हमसे 8 बोला था तो 8 मल्टीप्लाई कर रहे थे, हमसे 9 बोला होता तो 9 मल्टीप्लाई कर देते। भाई 1 आने के बाद तो कुछ भी मल्टीप्लाई कर दो ना, जो भी बोला वो मल्टीप्लाई कर देना। पहले हमने 1 निकाला, उसके बाद कुछ भी मल्टीप्लाई कर देंगे, वही आएगा। ठीक है, ओके। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 10 हो गया। क्वेश्चन नंबर 11 देखते हैं क्या कह रहा है। शो दैट द वेक्टर्स आर कोलिनियर। एक दो वेक्टर दे दिए उसने हमें, 2i माइनस 3j प्लस 4k माइनस 4i प्लस 6j माइनस 8k। देखो, कोलिनियर का मैंने फॉर्मूला लिखवाया था कि अगर ए वेक्टर इक्वल्स टू लैम्डा बी वेक्टर हो जाए तो वो कोलिनियर होते हैं। तो देखो बी वेक्टर, क्या मैं इसको ऐसा लिख सकता हूँ? ए वेक्टर इज इक्वल्स टू -2 अगर बाहर निकाल लूँ, बी में से -2 बाहर निकाल लूँ, तो मेरे पास क्या वापस से मेरे पास मेरा ए वाला वेक्टर बन जाता है?
बताओ बताओ, देखो बी वेक्टर है ये, दिस इज बी वेक्टर, इसमें से -2 वेक्टर बाहर निकाल लूँ, इसमें से क्या करूँ, -2 वेक्टर बाहर निकाल लूँ, तो क्या मेरा वो अंदर ए वेक्टर बन जाएगा, है ना। बेसिकली तुम इसको ऐसे लिख लो, इसको तुम लिख लो कि बी वेक्टर शुड बी इक्वल्स टू लैम्डा ए वेक्टर। मैंने इसके हिसाब से किया है कि कोई ना कोई कॉमन आना चाहिए। तो मेरे पास देखो λ2 क्या आ रहा है, λ2 -2 आ रहा है, लैम्डा क्या आ रहा है, λ2 इक्वल्स टू -2। ठीक है, थोड़ा सॉरी फॉर द एरर। ठीक है, मैंने उसको लिखने के बाद उल्टा लिख दिया था। तो मैं क्या कहना चाह रहा हूँ कि कोलिनियर कब होता है, कि जब दोनों में कुछ एक चीज़ कॉमन हो, जब दोनों में क्या हो, दोनों में कोई एक इंटीजर बाहर आ जाए। तो इन दोनों में से ए में से -2 बाहर निकालूंगा या ए के साथ -2 मल्टीप्लाई करूंगा, तो मेरे पास क्या आ जाएगा, बी वेक्टर आ जाएगा, है ना। तो इस वजह से ये दोनों वेक्टर क्या होंगे, कोलिनियर वेक्टर कहलाएंगे। ठीक है जी, नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं। क्वेश्चन नंबर 12। ठीक है, क्या कह रहा है, फाइंड द डायरेक्शन कोसाइंस ऑफ द वेक्टर ओ। अच्छा, देखो मेरे ख्याल से मैंने इसको, क्योंकि ये थर्ड जो इसके बाद वाला 3D ज्योमेट्री है, उसमें डायरेक्शन कोसाइंस और रेशियोज की बात करते हैं। वैसे मैं तुम्हें यही बता देता, ऐसी कोई बड़ी बात नहीं है। देखो अगर मेरे पास एक ए वेक्टर है आई कैप प्लस 2j कैप प्लस 3k कैप, है ना, तो इसका जनरल फॉर्म क्या होती है, इसकी जनरल फॉर्म होती है xi प्लस yj प्लस zk कैप, है ना, इसकी ये जनरल फॉर्म हो गई। तो जो x y और z होता है, क्या होता है, x y और z, इसको बोलते हैं डायरेक्शन रेशियोज। क्या बोलते हैं इसको, डायरेक्शन रेशियोज। ठीक है, इन तीनों का साथ में डायरेक्शन रेशियोज बोला जाता है, सिर्फ x y z की वैल्यूज़ को। अब अगर मैं क्या करूं, अब अगर मैं मैग्नीट्यूड भी निकाल दूं, ठीक है, मैग्नीट्यूड का फॉर्मूला क्या होगा, ए वेक्टर के मैग्नीट्यूड का फॉर्मूला क्या होता है, x² प्लस y² प्लस z², है ना, का होल अंडर रूट। और उसको इन तीनों से डिवाइड भी कर दूं, यानी x अपॉन x² प्लस y² प्लस z², कॉमा y अपॉन y² प्लस z² का दिस, और z अपॉन x² प्लस y² प्लस z²। बेसिकली कहने का मतलब ये है कि जैसे तुमने यहाँ पे देखो, ये जो x y z है, ये x y z डायरेक्शन रेशियोज है। फिर मैंने इसका मैग्नीट्यूड निकाला, मैग्नीट्यूड निकालने के बाद उसको डिवाइड करा, फाइनल आंसर ये आया ना, जो कैप का आंसर आया, यूनिट वेक्टर का आंसर ये आया। तो ये 1/√3 1/√3 1/√3 आर द डायरेक्शन कोसाइंस। बेसिकली यूनिट वेक्टर के आगे वाले एक्स वाई जेड कोसाइंस कहलाते हैं, नॉर्मल वेक्टर के आगे वाले एक्स वाई जेड रेशियोज कहलाते हैं। ठीक है, कोई भी एक नॉर्मल वेक्टर है तो वो रेशियोज है, उसका तुमने यूनिट वेक्टर निकाल लिया, उसमें जो होंगे वो कोसाइंस होंगे। ओके, वो मैंने फॉर्मूला के फॉर्म में यहाँ लिख दिया, ऐसा मतलब वही है जो पीछे दिखाया तुम्हें। तो इस वजह से इस वेक्टर का भी फटाफट कर लेते हैं। हमें दिया हुआ है ए वेक्टर इक्वल्स टू आई कैप प्लस 2j प्लस 3k, इसका मैग्नीट्यूड निकाल लेते हैं। हमारे पास आएगा 1 का स्क्वायर प्लस 2 का स्क्वायर प्लस 3 का स्क्वायर का होल अंडर रूट, विच इज इक्वल्स टू 1 प्लस 4 प्लस 9 विच इक्वल्स टू 14। ठीक है, अब मैं क्या करूँगा, इसके सब में साथ 14 डिवाइड कर दूंगा, तो ए कैप 1/√14 आई कैप प्लस 2/√14 जे कैप प्लस 3/√14 के कैप। तो ये है ना, अब जो आया ये डायरेक्शन कोसाइंस है, तो डायरेक्शन कोसाइंस विल बी दिस। ठीक है, डायरेक्शन कोसाइंस। ठीक है, यूनिट वेक्टर के आगे वाले जो नंबर्स होते हैं उसको डायरेक्शन कोसाइंस बोलते हैं, नॉर्मल वेक्टर के आगे वालों को डायरेक्शन रेशियोज बोलते हैं। ठीक है जी, नेक्स्ट पढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 13। देखो मैं इसके सारे क्वेश्चन इसलिए कर पा रहा हूँ, वैसे क्वेश्चन देखने में आसान लगता है, पर एक बारी में जब तुम पढ़ते हो ना तो थोड़ा बहुत समझ पाना मुश्किल होता है, इसलिए वजह से ऑलमोस्ट सारे ही क्वेश्चन करा रहा हूँ। अब जैसे एक 13 वाला नहीं कराऊंगा, 13 वाला तुम्हारा होमवर्क हो जाएगा। 13 वाले में क्या करना है, तुम्हें 2 पॉइंट्स दे रखे हैं, x1 y1 z1, 2 पॉइंट्स हैं x2 y2 z2। पहले तो इसमें वाला फॉर्मूला लगाओ, x2 - x1 y2 - y1 z2 - z1, फॉर्मूला लगा के एक वेक्टर बना लो।
वेक्टर बनाने के बाद उसका वो निकालना मैग्नीट्यूड, दोनों को डिवाइड करना, जो जो वैल्यूज़ आएंगी वो तुम्हारा डायरेक्शन कोसाइंस हो जाएगा। ठीक है, ये तुम्हारा होमवर्क में करना है इसको। क्वेश्चन नंबर 14, शो दैट द वेक्टर इज इक्वली इंक्लाइन टू द एक्सिस ओ एक्स ओ वाई ओ जेड। अच्छा, ये वाला थोड़ा इंपॉर्टेंट भी लगा लेना, कई बार पूछ लेते हैं 2 नंबर में, तो मैं तुम्हें करके दिखाता हूँ। एक वेक्टर है ए वेक्टर आई प्लस जे प्लस के। ठीक है, क्या वेक्टर है आई प्लस जे प्लस के, इसका मैग्नीट्यूड 1 का स्क्वायर प्लस 1 का स्क्वायर प्लस 1 का स्क्वायर का होल अंडर रूट विच इज इक्वल्स टू रूट 3। ठीक है, इसका कैप 1/√3 आई कैप प्लस 1/√3 जे कैप प्लस 1/√3 के कैप। ठीक है, तो इसके देखो डायरेक्शन कोसाइंस क्या है, 1/√3 1/√3 1/√3। तो इसके जो डीसीज हैं वो सेम है। सिंस डीसी आर सेम, डायरेक्शन कोसाइंस आर सेम, देयरफॉर दे आर इक्वली इंक्लाइंड। अगर हमारे पास डायरेक्शन रेशियो सेम होते हैं, एग्जैक्टली सेम होते हैं, डायरेक्शन कोसाइंस अगर सेम होते हैं सॉरी, तो वो इक्वली इंक्लाइंड होते हैं। एक और अगले वाले चैप्टर की एक बात और यहीं बता देते हैं कि जो ये है ना, ये इसको कॉस अल्फा कोसाइंस क्यों बोला जाता है, क्योंकि अगले वाले चैप्टर में तुम्हें पता चलेगा इसको कॉस अल्फा लिया जाता है, इसको कॉस बीटा लिया जाता है और इसको कॉस गामा बोला जाता है। ठीक है, एक्चुअली में जो इसको बोला जाता है क्या बोला जाता है, कॉस अल्फा कॉस बीटा कॉस गामा। ठीक है, इनकी जो वैल्यूज़ होती हैं इससे हम अल्फा बीटा गामा भी निकाल सकते हैं कि कितना कितना इंक्लाइन है ना, वो अगले चैप्टर का काम है, बट इस चैप्टर में हमें काम नहीं आता। तो अगर हम चाहें कि मुझे निकालना है कि कितना अल्फा पे इंक्लाइंड है, कितना एक्स एक्सिस पे कितना इंक्लाइंड है, बी एक्सिस वाई एक्सिस पे कितना इंक्लाइंड है, तो तुम्हें कुछ नहीं करना, बेसिकली कॉस अल्फा तुमने ये तो निकाली नहीं ना, कॉस अल्फा इक्वल्स टू 1/√3, तो अल्फा वैल्यू इक्वल्स टू कॉस इनवर्स 1/√3। तो ये तुम्हारी इंक्लाइंड वैल्यू आ जाएगी कि एक्स एक्सिस पे वो वेक्टर कितना इंक्लाइंड है, एक्स एक्सिस पे वो वेक्टर कितना इंक्लाइंड है। ऐसी तुम भी की भी निकाल सकते हो, ऐसे तुम गामा की भी निकाल सकते हो। ठीक है, कभी गलती से कोई ऐसा वाला क्वेश्चन पूछ ले तो याद रखना। चलो नेक्स्ट वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, अगेन 15th क्वेश्चन। इस क्वेश्चन में क्या पूछ रहा है हमसे, सेक्शन फॉर्मूला पूछना चाह रहा है हमसे। ठीक है, अब इसका इंटरनली वाला पार्ट मैं करता हूँ और एक्सटर्नली वाला पार्ट तुम्हारा होमवर्क होगा, क्योंकि बस प्लस माइनस का फ़र्क है। तो हमें 2 वेक्टर दिए हुए हैं, एक हमें पी वेक्टर दिया हुआ है, पी वेक्टर दिया हुआ है आई कैप प्लस 2j माइनस के कैप, और एक हमें क्यू वेक्टर दिया है माइनस आई प्लस जे प्लस के कैप। हमें और रेशो दिया हुआ है 2:1, और हमसे पूछ रहा है कि P और Q के बीच में कोई एक ऐसा वेक्टर है जो इसको 2:1 में काट रहा है। ठीक है, तो क्या फॉर्मूला था, हाँ क्या फॉर्मूला था, फॉर्मूला था आर वेक्टर का फॉर्मूला था हमारे पास 2q वेक्टर, मतलब फॉर्मूला था अगर ये एम एन है तो एम बी वेक्टर प्लस एन ए वेक्टर होल डिवाइड बाय एम प्लस एन फॉर्मूला था। ठीक है, तो ऐसे ही निकालेंगे, 2 को q वेक्टर से मल्टीप्लाई करेंगे, 2 इंटू क्यू वेक्टर क्या है ये वाला माइनस आई प्लस जे प्लस के, प्लस 1 को इससे मल्टीप्लाई करेंगे आई प्लस 2j माइनस के होल डिवाइड बाय 2 + 1। तो आर वेक्टर आया मेरे पास -2i प्लस 2j प्लस के प्लस आई प्लस 2j माइनस के होल अपॉन 3। सॉल्व कर लेंगे, -i प्लस 4j प्लस 0 डिवाइड बाय 3 डिवाइड बाय 3 डिवाइड बाय 3। तो आर वेक्टर आया मेरे पास -1/3 आई कैप प्लस 4/3 जे कैप। ठीक है, ओके, तो यही आर वेक्टर निकालना था। इसका दूसरा वाला पार्ट वो होमवर्क में, क्योंकि उसमें बस यहाँ प्लस की जगह माइनस लेना है, नीचे भी माइनस ऊपर भी माइनस। ठीक है, ओके, इतना हो जाएगा, कोई दिक्कत कोई परेशानी नहीं आएगी, बड़ा सिंपल था। और अगर तुमसे पूछ ले कि इसी आर वेक्टर का यूनिट वेक्टर निकाल दो, तो बस इसका मैग्नीट्यूड निकाल के इसको डिवाइड कर देना, इससे इसका यूनिट वेक्टर भी आ जाएगा। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 16 क्या कहना चाह रहा है, फाइंड द पोजीशन वेक्टर ऑफ द मिड पॉइंट ऑफ द वेक्टर जॉइनिंग द पॉइंट्स दिस एंड दिस। ओके, तो क्या कहना चाह रहा है इसमें कि हमें एक पोजीशन वेक्टर निकालना है। क्या निकालना है हमें, पोजीशन वेक्टर। देखो ध्यान रखना, क्वेश्चन सुनो ध्यान से, इसमें हम x2 - x1 वाला काम नहीं करेंगे,
इसमें हम x2 माइनस x1 वाला काम नहीं करेंगे। ऐसे देख के एग्जाम को लगेगा कि हमें x2 माइनस x1 वाला काम करना है, लेकिन उसने एक बहुत स्पेसिफिक शब्दों में कहा है कि एक ऐसा मिड पॉइंट में एक वेक्टर है, कहाँ पे वेक्टर है, मिड पॉइंट में वेक्टर है, जो कि पोजीशन वेक्टर होगा, जो कि क्या होगा, पोजीशन वर्ड को अंडरलाइन कर लेना। पोजीशन वेक्टर का मतलब ये है कि ये जो p वेक्टर है ये भी किसी o से ओरिजिनेट होगा, ये जो r है ये भी o से होगा, और ये जो q है ये भी o से होगा। बेसिकली पिछले क्वेश्चन में क्या था, पिछले क्वेश्चन में तो p एक वेक्टर दिया हुआ था, q एक वेक्टर दिया था, तुम्हें o से कंसीडर करने की ज़रूरत नहीं थी, डायरेक्ट दिया हुआ था। लेकिन इस क्वेश्चन में हमें p वेक्टर नहीं, p एक पॉइंट दिया हुआ है, लेकिन बोला भी हुआ है साथ में कि पोजीशन वेक्टर है, और पोजीशन वेक्टर हमेशा o से होता है। ठीक है, तो यानी जो p है, जो OP वेक्टर होगा, जो कि क्या होगा, OP वेक्टर होगा, वो होगा 2 माइनस 0 i कैप प्लस 3 माइनस 0 j कैप प्लस 4 माइनस 0 k कैप। हाँ, बेसिकली तो वही बात है कि 2i प्लस 3j प्लस 4k लिख देंगे। जो p की वैल्यूज़ थी, मतलब p का जो पॉइंट था, p का पॉइंट क्या था, p का पॉइंट था 2, 3, 4। इसमें हम डायरेक्ट 2i 3j 4k लिख देंगे। पर ये बात समझ आनी चाहिए कि इसमें मैंने q से इसको माइनस क्यों नहीं किया। ठीक है, हम पिछले क्वेश्चन में तो q से माइनस करते आए हैं, लेकिन अगर मैं माइनस करता तो क्या होता, वो पी क्यू वेक्टर निकलता, वो ये वाला वेक्टर निकलता है, ये वाला। ठीक है, अगर मैं माइनस करके निकालता ना, जैसे 4 माइनस 2 1 माइनस 3 करता, तो वो ये वाला वेक्टर आता, ये हमसे पूछ ही नहीं रहा, इसका तो कुछ भी नहीं पूछ रहा हमसे, तो वो ये पूछना चाह रहा है कि ये वेक्टर और इस वेक्टर को बीच में से कौन सा वेक्टर काट रहा है। ठीक है, समझ आया इसको, इसलिए इसको भी ओरिजिन से लेंगे, इसका भी जो दूसरा पॉइंट होगा वो रीजन वाला पॉइंट होगा, इसका भी जो पॉइंट होगा वो ओरिजिन वाला पॉइंट होगा, आपस में नहीं होंगे ये। अगर हमसे ये पूछा होता ना, ये सीधी लाइन पूछी होती, तो आपस में माइनस करते हैं इसको। ठीक है, ऐसी ओ क्यू वेक्टर क्या हो जाएगा, ओ क्यू वेक्टर 4i प्लस जे माइनस 2k हो जाएगा। अब मैंने डायरेक्ट लिख दिया, ठीक है, कोई दिक्कत नहीं है। और तुम्हें क्या निकालना है, तुम्हें आर वेक्टर निकालना है, तो देखो ये तो कितना सिंपल है। तो ओ आर वेक्टर विल बी इक्वल्स टू 1 इंटू ओ क्यू वेक्टर प्लस 1 इंटू ओ पी वेक्टर, है ना। 1 को ओ क्यू से, 1 को ओ पी से डिवाइड बाय 2, तो ऐड कर लेंगे, 1 से 1 मल्टीप्लाई में देखो फर्क पड़ेगा नहीं, 6i प्लस 4j माइनस प्लस 2k होल डिवाइड बाय 2। तो आंसर ओ आर वेक्टर का आंसर आ जाएगा 3i प्लस 2j प्लस k। ठीक है जी, इतना समझ आया। अब लास्ट के 1-2 क्वेश्चन बचे हैं, बस उसको और फटाफट करते हैं और ये ख़त्म। ठीक है, एक बार आंसर चेक कर लेते हैं फटाफट, आंसर हमारा सही होना चाहिए। देखो गलती हो जाती है इंसान से, पर एक बार फिर भी चेक कर लेते हैं, आंसर हमारा बिल्कुल सही है। अब चलते हैं हम नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 17। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 17 क्या कह रहा है, शो दैट द पॉइंट्स फॉर्म द वर्टिसेस ऑफ अ राइट एंगल ट्रायंगल। ओ 40 मिनट की वीडियो हो गई ऑलमोस्ट, बस खत्म होने ही वाला है। हमने 2 एक्सरसाइज भी तो पूरी कर ली 40 मिनट में, 20 मिनट की 2 वीडियो समझ लो तुम। तो क्वेश्चन नंबर 17, ए बी सी 3 पॉइंट दिए हुए हैं। ए वेक्टर हमें दिया हुआ है 3i माइनस 4j माइनस 4k, और बी वेक्टर हमें दिया हुआ है 2i माइनस j प्लस k, और सी वेक्टर हमें दिया हुआ है i माइनस 3j प्लस माइनस 5k। ठीक है, हमें बताना है कि रिस्पेक्टिवली फॉर्म द वर्टिसेस ऑफ अ राइट एंगल ट्राइंगल। क्या है, राइट एंगल ट्राइंगल की ये वर्टिसेस है, तो कैसे आएगी, देखो ध्यान से देखना। अगर मैं एक ट्राइंगल बना लूँ, अपने हिसाब से बना लो, देखो कोई सा बना लूँ, ठीक है। शो दैट द पॉइंट्स ए बी सी पॉइंट्स, जिनका वेक्टर जो है वो रिस्पेक्टिवली क्या है, ए वेक्टर का रिस्पेक्टिवली क्या है, वो ए है, बी है, सी है। ठीक है, देखो ए इस वाले पॉइंट का वेक्टर क्या है, इस वाले पॉइंट का वेक्टर ए वाले का ए वेक्टर है, इस वाले का बी वेक्टर है, और इस वाले का सी वेक्टर है। ठीक है, ये ए वेक्टर बी वेक्टर सी वेक्टर कहाँ से है, ओरिजिन से है। ये ए वेक्टर बी वेक्टर और सी वेक्टर कहाँ से हैं, ओरिजिन से हैं ये। ठीक है, ये जो पॉइंट है, जैसे हमने इस वाले क्वेश्चन में किया था ना,
इस वाले क्वेश्चन में किया था कि इसका वेक्टर निकाला था, सेम है ना, जैसे हमने इस वाले क्वेश्चन में किया था कि ये हमें पॉइंट था और इस पॉइंट से हमने एक वेक्टर निकाला था, वैसे ही इस बार तुम्हें इस पॉइंट का वेक्टर ऑलरेडी दे रखा है ओरिजिन से, ठीक है। तुम्हें क्या निकालना है, तुम्हें निकालना है ये वाला, इस बार वो लाइन निकालनी है, जो पिछली बार हमने लाइन नहीं निकाली ना, इस बार वो लाइन निकालनी है। तो सबसे पहले तुम्हें ए बी वेक्टर निकालना है, विच इज़ बी वेक्टर माइनस ए वेक्टर। दोबारा बता रहा हूँ, देखो पिछले क्वेश्चन में हमें ये बीच वाली लाइन नहीं निकालनी थी, पिछले वेक्टर में हमें ऐसे बीच से काटती हुई लाइन बतानी थी, इसलिए इन दोनों को हमने अलग अलग माइनस नहीं किया था। लेकिन इस क्वेश्चन में मुझे ये वाली लाइन चाहिए, ये वाली ये वाली ये वाली लाइन चाहिए, ठीक है। इस वजह से मैं इन दोनों को इस बार माइनस कर रहा हूँ। तो ए बी वेक्टर क्या होगा मेरे पास, ए बी वेक्टर हो जाएगा माइनस आई माइनस, देखो इसमें से 2 में से 2 माइनस 3 माइनस 1 माइनस 1 माइनस माइनस 4, तो कितना आ जाएगा +3, और के माइनस माइनस 4 +5, तो मेरे पास ए बी वेक्टर आ जाएगा कितना, माइनस आई कैप प्लस 3 जे कैप प्लस 5 आई कैप के कैप। ऐसी बी सी वेक्टर निकालेंगे, बी सी वेक्टर क्या होगा, सी वेक्टर माइनस बी वेक्टर, जो कि कितना आएगा, खुद करके देखो, सी में से बी को माइनस करना है, कितना आएगा, सी में से बी को माइनस करूँगा तो माइनस आई माइनस 2j माइनस 6k, ठीक है। और ऐसी एक सी ए वेक्टर भी निकालूंगा, सी ए वेक्टर निकालने के लिए ए वेक्टर को सी वेक्टर से माइनस, तो कितना आएगा 2i माइनस जे प्लस 1k, ठीक है। देखो तीनों निकालेगा, ए बी का भी निकाला, बी सी का भी निकाला, सी ए का भी निकाला, ठीक है, ये निकाला। अब अगर किन्हीं दो को मल्टीप्लाई करने पर, किन्हीं दो को मल्टीप्लाई करने पर अगर मेरा आंसर 0 आ जाए, किन्हीं दो को मल्टीप्लाई करने पर अगर मेरा आंसर 0 आ जाए, डॉट प्रोडक्ट करने पर, किसी दो के डॉट प्रोडक्ट को करने पर अगर मेरा आंसर 0 आ जाए, तो हम कह सकते हैं कि ये क्या होगा, परपेंडिकुलर होगा, ठीक है। क्या कह सकते हैं तब, कि ये परपेंडिकुलर होगा, ठीक है। तो करके देखते हैं, वैसे मुझे पता है किन दो को मल्टीप्लाई करके आएगा, ए बी और सी ए को करके आएगा, तो डायरेक्ट इसी को करके देखते हैं, ठीक है। ए बी डॉट सी ए वाले वेक्टर को करेंगे तो 0 आ जाएगा, ठीक है। पहले मैं लिख लेता हूँ, माइनस आई प्लस 3j प्लस 4k को किससे डॉट करना है, 2i माइनस j प्लस k, इससे डॉट करना है, ठीक है। तो देखो i से i को मल्टीप्लाई कितना हो जाएगा, -2, और i's मतलब डॉट प्रोडक्ट करते हैं तो डॉट प्रोडक्ट में i डॉट i 1 होता है, ठीक है। तो -1 इंटू 2 -2 प्लस 3 इंटू -3 -3 प्लस, गलत तो नहीं लिखा, ऊप्सी, हाँ ए बी गलत लिख दिया मैंने, ए बी 5 है एक्चुअली, हाँ ठीक है। तो 5 इंटू 1 5, तो 0 आ गया ना। अब 0 आ गया, आप किसी दो वेक्टर का मल्टीप्लाई, किसी दो वेक्टर का मल्टीप्लाई डॉट प्रोडक्ट 0 है, यानी वो राइट एंगल ट्राइंगल बना रहा होगा। ऐसा मैं कैसे कह सकता हूँ, क्योंकि मैंने तुम्हें डॉट प्रोडक्ट बताया था ना, डॉट प्रोडक्ट में डॉट प्रोडक्ट अगर 0 होता है तो वो π/2 होता है। देखो नोट्स में लिखा हुआ है तुमने कि डॉट प्रोडक्ट अगर 0 होता है तो वो π/2 होता है, यानी 90 डिग्री होता है। हेंस दिस ट्राइंगल इज अ राइट एंगल ट्राइंगल, ठीक है। वो लिख लेना हेंस करके कि हेंस दिस ट्राइंगल इज अ राइट एंगल ट्राइंगल, ठीक है। क्योंकि नेक्स्ट 18th MCQ है, इन ट्राइंगल ABC विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट ट्रू। ओके, अच्छा इसमें जो बी और सी ऑप्शन है तो वो तो सेम ही दे रखे हैं ऑलमोस्ट, NCERT में आएगा, प्रिंटिंग एरर है, तो लेट मी चेक ऑनलाइन, 1 मिनट होल्ड, 1 मिनट, ठीक है। तो अगर हम देखा जाए इसमें कि ABC एक वेक्टर है हमारे पास, एक सेकंड देख लेते हैं फटाफट, एक ऐसे है AB BC और AC, ठीक है, AB BC AC ये दिया हुआ है। तो अगर पहला केस देखें AB प्लस BC, ठीक है, AB से BC को ऐड किया जाए तो क्या वो AC के बराबर होगा, देखो ये होना चाहिए। सबसे पहला चीज़ ही हमने यही पढ़ी थी वेक्टर में कि इस वाले वेक्टर रिजल्टेंट ट्राइंगल लॉ ऑफ वेक्टर एडिशन है, ये ट्राइंगल लॉ ऑफ वेक्टर एडिशन में
ए बी वेक्टर प्लस बी सी वेक्टर इक्वल्स टू ए सी वेक्टर होता है। ये वाले प्लस ये वाले का रिजल्टेंट ये होता है। तो यानी मेरा जो सही आंसर बनेगा वो इसके अराउंड कुछ बनेगा। ये मेरा एग्जैक्टली सही आंसर होता। अब इससे मैच करता हुआ कौन सा है, इससे मैच करता हुआ कौन सा ऑप्शन है? कोई सा ऑप्शन हो तो देखो, है क्या? नहीं, तो मैं इससे मैच करता हुआ कोई ऑप्शन नहीं दिखेगा कि एग्जैक्टली ऐसा हो, नहीं दिखेगा। बट पहला ही ऑप्शन ध्यान से देखो, वो कुछ ऐसे है। पहला ही ऑप्शन क्या है? कुछ ऐसे है, ए बी वेक्टर प्लस बी सी वेक्टर प्लस सी ए। देखो उल्टा ले रखा है जानबूझ के, समझदार है वो। हमें क्या चाहिए था? हमें माइनस ए सी चाहिए था। हमें क्या चाहिए था? माइनस ए सी वेक्टर। उसने इसको घुमा दिया। ओ तेरी की, एकदम से वक्त बदल दिया, जज्बात बदल दिए, है ना? ऐसे वो भाई, पाकिस्तान वाले भाई की याद आ गई, एकदम से वक्त जज्बात सब पलट दिए। तो इसने इसको घुमा दिया। हम ए से सी जा रहे थे तो पॉजिटिव वो लेते हैं, ए से सी जा रहे थे तो हमने पॉजिटिव लिया था। ए से सी, टेल टू हेड जा रहे थे तो पॉजिटिव लेते हैं। लेकिन अगर हम उल्टा जाते हैं, हेड टू टेल जाते हैं, तो हम नेगेटिव लेते हैं। हेड टू टेल जाते हैं, देखो ए से सी लिया था तो पॉजिटिव वैल्यू ली, लेकिन अगर हम सी से ए जाएं, क्योंकि डायरेक्शन उल्टी हो गई ना, तो नेगेटिव वैल्यू लेते हैं। इस वजह से ये वैल्यू करेक्ट है। देखो ए सी है, इसको घुमा दोगे तो नेगेटिव हो जाएगा, तो नेगेटिव नेगेटिव पॉजिटिव, तो यही वाला ऑप्शन करेक्ट ऑप्शन है। ठीक है, चलो फाइनली हम इस वीडियो के लास्ट क्वेश्चन पे आ गए। समझ गए ना ये वाला? नहीं समझे तो एक बार दोबारा कमेंट सेक्शन में बता देना, नेक्स्ट वीडियो में तुम्हारा साथ, मतलब किस डाउट सेक्शन में तो उसमें वाला समझा दूंगा दोबारा से। इफ़ ए एंड बी आर टू कोलिनियर वेक्टर्स देन विच ऑफ द फॉलोइंग आर इनकरेक्ट? अगर दो कोलिनियर है तो कौन सा इनकरेक्ट होगा? अच्छा जी, कोलिनियर की कंडीशंस, बी इक्वल्स टू लैम्डा ए बिल्कुल होना चाहिए, तो पहला वाला तो एकदम सही है। बी इक्वल्स टू प्लस माइनस, बी ज़रूरी नहीं है हर बार, लैम्डा मल्टीप्लाई होता है, प्लस माइनस ज़रूरी नहीं है ना? देखो जो बी वाला ऑप्शन है वो गलत है, क्योंकि कोई लैम्डा मल्टीप्लाई होना चाहिए। तुम कहो सर कि +1 और -1, वो बात ही नहीं है। ठीक है, वो बात ही नहीं है। लैम्डा की वैल्यू स्पेसिफिक थोड़ा ना है, सिर्फ -1 थोड़ा ना हो सकती है लैम्डा की वैल्यू। लैम्डा की वैल्यू -2 -3 कुछ भी हो सकती है। तो सिर्फ ये नहीं कह सकता ना कि सिर्फ प्लस और माइनस हो सकता है, इसलिए जो बी वाला ऑप्शन है वो गलत होगा। द रिस्पेक्टिव कॉम्पोनेंट्स ऑफ ए एंड बी आर नॉट प्रोपोर्शनल, ये बात भी गलत है। सी ऑप्शन भी इनकरेक्ट है, प्रोपोर्शनल होते हैं। और मतलब इसमें दो ऑप्शन गलत है, बी और सी दोनों ही इनकरेक्ट है। बोथ द वेक्टर्स हैव सेम डायरेक्शन बट डिफरेंट मैग्नीट्यूड्स, दोनों के वेक्टर्स की सेम डायरेक्शन होती है बट मैग्नीट्यूड डिफरेंट होता है। कोलिनियर में ज़रूरी नहीं है, तो डी वाला ऑप्शन भी इनकरेक्ट है। भाई ज़रूरी नहीं है कि दोनों का मैग्नीट्यूड सेम हो, डायरेक्शन भी सेम हो, बस वो पैरेलल होते हैं, डायरेक्शन और मैग्नीट्यूड दोनों अलग हो सकती हैं। ठीक है, तो इसी के साथ हमारा जो 19th का ऑप्शन भी होता है उसमें भी बी, सी और डी तीनों इनकरेक्ट होते हैं। तो इसी के साथ हमारी ये वीडियो समाप्त होती है। आई नो बहुत बड़ी वीडियो हो गई है एंड आई एम रियली सॉरी फॉर दैट, बट आज के लिए थोड़ा कॉम करो। नेक्स्ट वीडियोस जो होंगी वो 20-25 मिनट्स की होंगी। वो एकदम से मेरे को जोश चढ़ेगा कि मैं एक बारी में सारी वीडियो एक्सरसाइज पूरी कर दूँ, बस इस वजह से। ठीक है, चलो आज के लिए इतना ही, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में जल्दी से। आई होप यू आर डूइंग गुड। 100 में से 100 लाएंगे और सबको मुंह तोड़ जवाब देंगे। कम ऑन, बाय। ठीक है, बाय बाय।